हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आपकी इसी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही नया चैप्टर, मज़ेदार चैप्टर, जिसका शीर्षक है नीलकंठ। बच्चों, नीलकंठ यानी नीले कंठ वाला, नीले गले वाला। तो आइए जानते हैं ये नीलकंठ कौन है। तो सबसे पहले पाठ का परिचय। यह कहानी महादेवी वर्मा द्वारा लिखी गई है। इसमें महादेवी वर्मा का पशु प्रेम झलकता है। महादेवी वर्मा का पशु पक्षियों से अथाह लगाव था। इस रचना में लेखिका ने पशु पक्षियों के प्रति प्रेम और संरक्षण की भावना को प्रोत्साहन दिया है। तो आइए बच्चों, इस कहानी को शुरू करते हैं जो नीलकंठ के बारे में है। नीलकंठ एक मोर का नाम है जिसको महादेवी वर्मा ने पाला था। तो आइए शुरू करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। उस दिन एक अतिथि को स्टेशन पहुंचाकर मैं लौट रही थी कि चिड़ियों और खरगोशों की दुकान का ध्यान आ गया और मैंने ड्राइवर को उस ओर चलने का आदेश दिया। चिड़िया वाले बड़े मियाँ की दुकान के निकट पहुंचते ही मैंने ड्राइवर को रुकने का संकेत दिया। मेरे द्वारा कोई प्रश्न करने से पहले ही उसने कहना आरंभ किया, सलाम गुरुजी, पिछली बार आने पर आपने मोर के बच्चों के लिए पूछा था। शंकरगढ़ से एक चिड़ी मार मोर के 2 बच्चे पकड़ लाया है, एक मोर और एक मोरनी। आप पाल लें, मोर के पंजों से दवा बनती है। सो ऐसे ही लोग खरीदने आए थे। आखिर मेरे सीने में भी तो इंसान का दिल है। ऐसी मासूम चिड़ियों को मारने के लिए कैसे दे दूं? टालने के लिए मैंने कह दिया गुरुजी ने मंगवाए हैं। वैसे हमारा यह रोजगार ही खराब है, बस पकड़ो पकड़ो, मारो मारो। बड़े मियाँ के भाषण की तूफान मेल के लिए कोई निश्चित स्टेशन नहीं है। सुनने वाला थक कर जहाँ रोक दे वहीं स्टेशन मान लिया जाता है। इस तथ्य से परिचित होने के कारण ही मैंने बीच में उन्हें रोक कर पूछा, मोर के बच्चे हैं कहाँ? बड़े मियाँ ने हाथ के संकेत का अनुसरण करते हुए, अनुसरण करना यानी कि उसका पालन करना, जहां उन्होंने हाथ उठाया उसी ओर ध्यान देते हुए मेरी दृष्टि एक तार के छोटे से पिंजड़े तक पहुंची जिसमें तीतरों के समान 2 बच्चे बैठे थे। पिंजड़ा इतना संकीर्ण था, संकीर्ण यानी कि बहुत ही छोटा, जिसमें जगह बहुत कम थी। पिंजरा इतना संकीर्ण था कि वे पक्षी शावक जाली के गोल फ्रेम में किसी जड़े चित्र जैसे लग रहे थे। मेरे निरीक्षण के साथ साथ बड़े मियाँ की भाषण मेल चली जा रही थी। ईमान कसम, गुरुजी चिड़ीमार ने मुझसे इस मोर के जोड़े के नकद 30 रुपए लिए हैं। बहुत कहा भाई, जरा सोच तो, अभी इनमें मोर की कोई खासियत भी है कि तू इतनी बड़ी कीमत वैसे ही मांगने चला है? पर वह मूजी मुझे क्यों सुनने लगा। बच्चों, मूजी यानी कि कंजूस। वह कंजूस मुझे क्यों सुनने लगा? आपका ख्याल करके अछता पछता कर देना ही पड़ा। अब आप जो मुनासिब समझे। अस्तु 30 चिड़ीमार के नाम के और 5 बड़े मियाँ के इनाम के देकर जब मैंने वह छोटा पिंजड़ा कार में रखा तब मानो वह जाली के चौखटे का चित्र जीवित हो गया। दोनों पक्षी शावकों के छटपटाने से लगता था मानो पिंजड़ा ही सजीव और उड़ने योग्य हो गया है। घर पहुंचने पर सब कहने लगे, तीतर है, मोर कहकर ठग लिया है। कदाचित अनेक बार ठगे जाने के कारण ही ठगे जाने की बात मेरे चिढ़ जाने की दुर्बलता बन गई है। अप्रसन्न होकर मैंने कहा, मोर में क्या सुरखाव के पर लगे हैं? है तो पक्षी ही। चिढ़ाए जाने के कारण संभवतः उन दोनों पक्षियों के प्रति मेरे व्यवहार और यत्न में कुछ विशेषता आ गई। पहले अपने पढ़ने लिखने के कमरे में उनका पिंजड़ा रखकर उसका दरवाजा खोला, फिर कटोरों में सत्तू की छोटी छोटी गोलियां और पानी रखा। वे दोनों चूहेदानी जैसे पिंजड़े से निकलकर कमरे में मानो खो गए। कभी मेज के नीचे घुस गए तो कभी अलमारी के पीछे। अंत में इस लुका छिपी से थक कर उन्होंने मेरे रद्दी कागजों की टोकरी को अपने नए बसेरे का गौरव प्रदान किया। 2-4 दिन वे इसी प्रकार दिन में इधर उधर गुप्तवास करते और रात में रद्दी की टोकरी में प्रकट होते रहे। फिर आश्वस्त हो जाने पर कभी मेरी मेज पर,
कभी कुर्सी पर और कभी मेरे सिर पर अचानक आविर्भूत होने लगे। आविर्भूत होना यानी प्रकट होना, यानी कि अचानक से कभी कभी उनके सिर पर भी वे बैठ जाते थे। खिड़कियों में तो जाली लगी थी, पर दरवाजा मुझे निरंतर बंद रखना पड़ता था। खुला रहने पर चित्रा मेरी बिल्ली इन नवागंतुकों यानी नव आगंतुक, यानी कि नए आने वाले, जो नए नए मेहमान आए थे ना महादेवी वर्मा के घर में, तो क्या है, उन्हें चिंता रहती थी कि कहीं बिल्ली इन पर हमला न कर दे। तब उसके शोध का क्या परिणाम होता यह अनुमान लगाना कठिन नहीं है। वैसे वह चूहों पर भी आक्रमण नहीं करती, परंतु यहाँ तो सर्वथा दो अपरिचित पक्षियों की अनाधिकार चेष्टा का प्रश्न था। उसके लिए दरवाजा बंद रहे और ये दोनों उसकी दृष्टि में ऐरे गैरे मेरी मेज को अपना सिंहासन बना ले। यह स्थिति चित्रा अभिमानिनी मार्जारी के लिए असह्य ही कही जाएगी। मार्जारी यानी कि बिल्ली, अभिमानिनी यानी कि जिसको अपने ऊपर अभिमान हो, ऐसी बिल्ली मार्जारी के लिए ये बात क्या होती, असह्य होती। वो उसको सहन ही नहीं कर पाती कि महादेवी वर्मा की मेज पर क्या है, दो पक्षी उछल कूद कर रहे हों। जब मेरे कमरे का कायाकल्प चिड़िया खाने के रूप में होने लगा, तब मैंने बड़ी कठिनाई से दोनों पक्षियों को पकड़कर जाली के बड़े घर में पहुंचाया, जो मेरे जीव जंतुओं का सामान्य निवास था। दोनों नवागंतुकों ने सबसे पहले रहने वालों में वैसा ही कौतूहल जगाया जैसा नववधू के आगमन पर परिवार में स्वाभाविक है। लक्का कबूतर नाचना छोड़कर दौड़ पड़ा और उनके चारों ओर घूम घूमकर गुटरगू गुटरगू की रागिनी अलापने लगा। बड़े खरगोश सभ्य सभासदों के समान क्रम से बैठकर गंभीर भाव से उनका निरीक्षण करने लगे। ऊन की गेंद जैसे छोटे खरगोश उनके चारों ओर उछल कूद मचाने लगे। तोते मानो भली भांति देखने के लिए एक आंख बंद करके उनका परीक्षण करने लगे। उस दिन मेरे चिड़ियाघर में मानो भूचाल आ गया। धीरे धीरे मोर के बच्चे बढ़ने लगे। उनका कायाकल्प क्रमशः वैसा ही रंगमय था जैसा इल्ली से तितली का बनना। मोर के सिर की कलगी और सघन ऊंची तथा चमकीली हो गई। चोंच अधिक बंकिम और पैनी हो गई। बंकिम यानी कि टेढ़ी हो गई। चोंच अधिक टेढ़ी और क्या हो गई, पैनी यानी कि नुकीली हो गई। गोल आंखों में इंद्रनील की नीलाभ। बच्चों इंद्रनील यानी कि बादल, नीलाभ यानी कि नीली, द्युति यानी कि प्रकाश झलकने लगी। लंबी नील हरित ग्रीवा यानी कि गर्दन, उसकी लंबी सी नीली और हरी गर्दन की हर भंगिमा में धूप छाही तरंगें उठने गिरने लगी। दक्षिण बाम यानी कि दाएं और बाएं दोनों पंखों में स्लेटी और सफेद आलेखन स्पष्ट होने लगे, यानी कि सफेद और क्या स्लेटी रंग के क्या बनने लगे, आलेखन यानी कि डिजाइन से उभरने लगे। पूंछ लंबी हुई और उसके पंखों पर चंद्रिकाओं के इंद्रधनुषी रंग उद्दीप्त होठे यानी कि जाग उठे, यानी कि क्या था, मोर के धीरे धीरे पंखों में क्या इंद्रधनुषी रंग पैदा होने लगे, दिखाई देने लगे। रंग रहित पैरों को गर्वीली गति ने एक नई गरिमा से रंजित कर दिया यानी कि रंग दिया। रंजित कर देना यानी कि एक नई गरिमा से रंग दिया। उसकी गर्दन ऊंची कर देखना, विशेष भंगिमा के साथ उसे नीची कर दाना चुगना, पानी पीना, गर्दन टेढ़ी कर शब्द सुनना आदि क्रियाओं में जो सुकुमारिता और सौंदर्य था उसका अनुभव देखकर ही किया जा सकता है, गति का चित्र नहीं आंका जा सकता है। बच्चों आपने कभी गति देखी है? गति को आप क्या है, चित्र में नहीं देख सकते हैं ना। गति क्या है, एक अमूर्त चीज है। अमूर्त यानी कि जिसकी आप कोई मूर्ति नहीं बना सकते हैं, जिसको आप शिल्प में ढाल नहीं सकते हैं। मोरनी का विकास मोर के समान चमत्कारिक तो नहीं हुआ, परंतु अपनी लंबी धूप छाई गर्दन, हवा में चंचल कलगी, पंखों की श्याम श्वेत पत्र लेखा, मंथर गति आदि से वह भी मोर के उपयुक्त सहचारिणी होने का प्रमाण देने लगी।
नीलाभ ग्रीवा के कारण मोर का नाम रखा गया नीलकंठ। नीलाभ ग्रीवा यानी कि नीले रंग की गर्दन के कारण मोर का नाम क्या रखा गया था? नीलकंठ। और उसकी छाया के समान रहने के कारण मोरनी का नामकरण हुआ राधा। तो मोरनी का नाम क्या रख दिया महादेव वर्मा ने? राधा रख दिया। मुझे स्वयं ज्ञात नहीं कि कब नीलकंठ ने अपने आप को चिड़ियाघर के निवासी जीव जंतुओं का सेनापति और संरक्षक नियुक्त कर लिया। संरक्षक यानी कि जो क्या करता है? देखभाल करता है और सुरक्षा प्रदान करता है, रक्षा करता है। सवेरे ही वह खरगोश, कबूतरों आदि की सेना एकत्र कर उस ओर ले जाता जहां दाना दिया जाता है और घूम घूम कर मानो सबकी रखवाली करता रहता। किसी ने कुछ गड़बड़ की तो वह अपने तीखे चंचू प्रहार से उसे दंड देने दौड़ता। चंचू प्रहार यानी कि अपनी चोंच से क्या करता था? तीखी चोंच से उस पर प्रहार यानी कि हमला करता था। अगर किसी भी पक्षी ने कोई गड़बड़ करी तो वो क्या करता था? उस पर अपनी चोंच मारता था और उसको इस प्रकार दंड देता था। खरगोश के छोटे बच्चों को वह चोंच से उनके कान पकड़कर ऊपर उठा लेता और जब वे आर्त क्रंदन न करने लगते, आर्त क्रंदन यानी कि चीखना चिल्लाना, जब तक क्या करते वे चीखते चिल्लाते नहीं थे, उन्हें अधर में लटकाए रखता। कभी कभी उसकी पैनी चोंच से खरगोश के बच्चों का कर्णवेध संस्कार हो जाता। बच्चों, कर्णवेध संस्कार यानी कि जब बच्चे छोटे होते तो क्या किया जाता है? उनके कानों को छेदा जाता है, उसको क्या कहते हैं? कर्णवेध, कर्ण को बेधने का संस्कार। तो क्या होता? उसकी पैनी जो चोंच थी उससे खरगोश के बच्चों के कान कभी कभी उनमें क्या हो जाते थे? छेद हो जाते थे। पर वे फिर कभी उसे क्रोधित होने का अवसर न देते थे। दंड विधान के समान ही उन जीव जंतुओं के प्रति उसका प्रेम भी असाधारण था। प्रायः वह मिट्टी में पंख फैलाकर बैठ जाता और वे सब उसकी लंबी पूंछ और सघन पंखों में छुआछुआवल सा खेल खेलते रहते। यानी कि आपने जो खेल खेला होगा ना, लुक्का छुपी वाला, तो इसी प्रकार से क्या करते? पक्षी उसकी लंबी पूंछ में बैठ करके लुक्का छुपी जैसा खेल खेलते रहते थे। तो छुआछुआवल का खेल। ऐसी ही किसी स्थिति में एक सांप जाली के भीतर पहुंच गया। सब जीव जंतु भागकर इधर उधर छिप गए। केवल एक शिशु खरगोश सांप की पकड़ में आ गया। निगलने के प्रयास में सांप ने उसका आधा पिछला शरीर तो मुंह में दबा रखा था, शेष आधा जो बाहर था उससे ची ची स्वर भी इतना तीव्र नहीं निकल सकता था कि किसी को स्पष्ट सुनाई दे सके। नीलकंठ दूर ऊपर झूले में सो रहा था। उसी के चौकन्ने कानों में उस मंद स्वर की व्यथा पहचानी और वह पूंछ समेटकर झट से एक झपट्टे में नीचे आ गया। संभवतः अपनी सहज चेतना से ही उसने समझ लिया होगा कि सांप के फन पर चोंच मारने से खरगोश भी घायल हो सकता है। उसने सांप को फन के पास पंजों से दबाया और फिर चोंच से इतने प्रहार किए कि सांप अधमरा हो गया। पकड़ ढीली पड़ते ही खरगोश का बच्चा मुख से निकल तो आया, परंतु निश्चेष्ट सा वहीं पड़ा रहा। निश्चेष्ट सा यानी कि बेहोशी की हालत में। वो क्या हो गया था? बेहोश सा हो गया था। उसके शरीर में कोई भी चेष्टा नहीं रही थी। राधा ने सहायता देने की आवश्यकता नहीं समझी, परंतु अपनी मंद केका से किसी असामान्य घटना की सूचना सब ओर प्रसारित कर दी। माली पहुंचा, फिर हम सब पहुंचे। नीलकंठ जब सांप को 2 खंड कर चुका तब उस शिशु खरगोश के पास गया और रात भर उसे पंखों के नीचे रखकर उष्णता देता रहा। बच्चों, उष्णता देता रहा यानी कि उसको गर्मी देता रहा अपने पंखों से। उष्णता, गर्मी। कार्तिकेय ने अपने युद्ध वाहन के लिए मयूर को क्यों चुना होगा, यह उस पक्षी का रूप और स्वभाव देखकर समझ में आ जाता है। मयूर कलाप्रिय वीर पक्षी है, हिंसक मात्र नहीं। इसी कारण से उसे बाज, चील आदि की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, जिनका जीवन ही क्रूर कर्म है। नीलकंठ में उसकी जातिगत विशेषताएं तो थी ही, उसका मानवीकरण भी हो गया था। मानवीकरण हो जाना यानी कि जैसी जैसे मानवों में क्या होते हैं, गुण होते हैं, वैसे वैसे गुण उस पक्षी में भी आ गए, यानी कि उसका मानवीकरण हो गया। मेघों की सांवली छाया में अपने इंद्रधनुष के गुच्छे जैसे पंखों को
मंडलाकार बनाकर जब वह नाचता था तब उस नृत्य में एक सहज लय ताल रहता था। आगे पीछे दाएं बाएं क्रम से घूमकर वह किसी अलक्ष्य सम पर ठहर ठहर जाता था। राधा नीलकंठ के समान नाच नहीं सकती थी, परंतु उसकी गति में भी एक छंद रहता था। छंद यानी कि जो क्या होता है, एक निश्चित मात्राओं का होता है, उसको क्या कहते हैं, छंद। वह नृत्य मग्न नीलकंठ की दाहिनी ओर के पंखों को छूती हुई बाईं ओर निकल आती थी और बाएं पंख को स्पर्श कर दाहिनी ओर। इस प्रकार उसकी परिक्रमा में भी एक पूरक ताल परिचय मिलता था। नीलकंठ ने कैसे समझ लिया कि उसका नृत्य मुझे बहुत भाता, यह तो नहीं बताया जा सकता, परंतु अचानक एक दिन वह मेरे जाली घर के पास पहुंचते ही अपने झूले से उतरकर नीचे आ गया और पंखों का सतरंगी मंडलाकार छाता तानकर नृत्य की भंगिमा में खड़ा हो गया। तब से यह नृत्य भंगिमा नित्य का क्रम बन गई। प्रातः मेरे साथ कोई न कोई देसी विदेशी अतिथि भी पहुंच जाता था और नीलकंठ की मुद्रा को अपने प्रति सम्मान पूर्वक समझकर विस्मयाभिभूत हो उठता था। बच्चों, विस्मयाभिभूत यानी कि विस्मय से अभिभूत यानी कि बहुत ही हैरान हो जाता था, आश्चर्य से भर उठता था। कई विदेशी महिलाओं ने उसे परफेक्ट जेंटलमैन की उपाधि दे डाली। जिस नुकीली पहनी चोंच से वह भयंकर विषधर को खंड खंड कर सकता था, उसी से मेरी हथेली पर रखे हुए भुने चने ऐसी कोमलता से हौले हौले उठाकर खाता था कि हंसी भी आती थी और विस्मय भी होता था। विस्मय होना यानी कि मुझे क्या होता था, आश्चर्य भी होता था। फलों के वृक्षों से अधिक उसे पुष्पित और पल्लवित वृक्ष भाते थे। पुष्पित और पल्लवित यानी कि जो फूलों से भरे हुए हों, और पल्लवित यानी कि जो खिले हुए हों, जिसमें क्या हो, बहुत सारे पत्ते हों, फूल हों, वो ऐसे वृक्ष मोर को, नीलकंठ को बहुत ज्यादा भाते थे। बसंत में जब आम के वृक्ष सुनहली मंजरियों से लद जाते थे, अशोक नए लाल पल्लवों से ढक जाता था, तब चालीघर में वह इतना अस्थिर हो उठता कि उसे बाहर छोड़ देना पड़ता। नीलकंठ और राधा की सबसे प्रिय ऋतु तो वर्षा ही थी। मेघों के उमड़ आने से पहले ही वे हवा में उसकी सजल आहट पा लेते थे और तब उनकी मंद केका की गूंज अनुगूंज तीव्र से तीव्रतर होती हुई मानो बूंदों के उतरने के लिए सोपान पंक्ति बनाने लगती थी। यानी कि जैसे ही उन्हें पता चलता कि बारिश होने वाली है, दोनों क्या करते थे, अपनी मंद केका यानी धीरे धीरे आवाज को गूंज गूंज करके, गुंजार करके फिर क्या होते थे, नृत्य के लिए नीलकंठ तैयार हो जाता था। मेघ के गर्जन के ताल पर ही उसके तन्मय नृत्य का आरंभ होता और फिर मेघ जितना अधिक गरजता, बिजली जितनी अधिक चमकती, बूंदों की रिमझिमाहट जितनी तीव्र होती जाती, नीलकंठ के नृत्य का वेग उतना ही अधिक बढ़ता जाता और उसका केका स्वर उतना ही मंद से मंदतर होता जाता। वर्षा के थम जाने पर वह दाहिने पंजे पर दाहिना पंख और बाएं पर बायां पंख फैलाकर सुखाता। कभी कभी दोनों एक दूसरे के पंखों से टपकने वाली बूंदों को चोंच से पी पी कर पंखों का गीलापन दूर करते रहते। कौन? नीलकंठ और राधा। इस आनंदोत्सव की रागिनी में बेमेल स्वर कैसे बज उठा, यह भी एक करुण कथा है। अब महादेवी जी बता रही हैं कि सब कुछ जब इतना अच्छा चल रहा था, इतने आनंद का उत्सव था, तो ऐसे में क्या हुआ, एक बेमेल स्वर यानी कि जो मैच नहीं करता था, ऐसा स्वर कैसे बज उठा, इसकी भी एक करुण कहानी है। एक दिन मुझे किसी कार्य से नखास कोने से निकलना पड़ा और बड़े मियाँ ने पहले की तरह ही कार को रोक लिया। इस बार किसी पिंजड़े की ओर नहीं देखूंगी, यह संकल्प करके मैंने बड़े मियाँ की विरल दाढ़ी और सफेद डोरे से कान में बंधी ऐनक को ही अपने ध्यान का केंद्र बनाया। पर बड़े मियाँ के पैरों के पास जो मोरनी पड़ी थी, उसे अनदेखा करना कठिन था। मोरनी राधा के समान ही थी। उसके मूंज में बंधे दोनों पंजों की उंगलियां टूटकर इस प्रकार एकत्र हो गई थी कि वह खड़ी ही नहीं हो सकती थी। बड़े मियाँ का भाषण मेल फिर दौड़ने लगी। देखिए गुरुजी, कमबख्त चिड़ीमार ने बेचारी का क्या हाल किया है।
ऐसे कभी चिड़िया पकड़ी जाती है। आप न आई होती तो मैं उसी के सिर से पटक देता, पर आपसे भी यह अधमरी मोरनी ले जाने को कैसे कहूँ। सारांश यह कि 7 रुपये देकर मैं उसे अगली सीट पर रखवा कर घर ले आई और एक बार फिर मेरे पढ़ने लिखने का कमरा अस्पताल बना। पंजों की मरहम पट्टी और देखभाल करने पर वह महीने भर में अच्छी हो गई। अंगुलियां वैसी ही टेढ़ी मेढ़ी रही, परंतु वह ठूंठ जैसे पंजों पर डगमगाती हुई चलने लगी। तब उसे जाली घर में पहुंचाया गया और नाम रखा गया कुब्जा। बच्चों क्या नाम रख दिया उसका? कुब्जा। नाम के अनुरूप वह स्वभाव से भी कुब्जा ही प्रमाणित हुई। अब तक नीलकंठ और राधा साथ रहते थे, अब कुब्जा उन्हें साथ देखते ही मारने दौड़ती। चोंच से मार मार कर उसने राधा की कलगी नोच डाली, पंख नोच डाले। कठिनाई यह थी कि नीलकंठ उससे दूर भागता था और वह उसके साथ रहना चाहती थी। न किसी जीव जंतु से उसकी मित्रता थी, न वह नीलकंठ के समीप किसी को आने देना चाहती थी। इसी बीच राधा ने 2 अंडे दिए, जिनको वह पंखों में छुपाए बैठी रहती थी। पता चलते ही कुब्जा ने चोंच मार मार कर राधा को धकेल दिया और फिर अंडे फोड़कर ठूंठ जैसे पैरों से सब ओर छितरा दिए। इस कलह कोलाहल से और उससे भी अधिक राधा की दूरी से बेचारे नीलकंठ की प्रसन्नता का अंत हो गया। कई बार वह जाली के घर से निकल भागा। एक बार कई दिन भूखा प्यासा आम की शाखाओं में छिपा बैठा रहा, जहां से बहुत पुचकार कर मैंने उतारा। एक बार मेरी खिड़की के शेड पर छिपा रहा। मेरे दाना देने जाने पर वह सदा की भांति पंखों को मंडलाकार बनाकर खड़ा हो जाता था, पर उसकी चाल में थकावट और आंखों में एक शून्यता रहती थी। अपनी अनुभवहीनता के कारण ही मैं आशा करती रही कि थोड़े दिन बाद सब में मेल हो जाएगा। अंत में 3-4 मास के उपरांत एक दिन सवेरे जाकर देखा कि नीलकंठ पूंछ पंख फैलाए धरती पर उसी प्रकार बैठा हुआ है जैसे खरगोश के बच्चों को पंखों में छिपाकर बैठता था। मेरे पुकारने पर भी उसके न उठने पर संदेह हुआ। वास्तव में नीलकंठ मर गया था। क्यों का उत्तर तो अब तक नहीं मिल सका है। न उसे कोई बीमारी हुई, न उसके रंग बिरंगे फूलों के स्तबक जैसे शरीर पर, बच्चों स्तबक यानी कि गुच्छा, रंग बिरंगे फूलों के गुच्छे जैसे शरीर पर किसी चोट का चिन्ह मिला। मैं अपने शॉल में लपेट कर उसे संगम ले गई। जब गंगा की धारा में उसे प्रवाहित किया गया, तब उसके पंखों की चंद्रिकाओं के बिंबित प्रतिबिंबित होकर गंगा का चौड़ा पाट एक विशाल मयूर के समान तरंगित हो उठा। नीलकंठ के मरने पर राधा तो निश्चेष्ट सी कई दिनों तक कोने में बैठी रही। वह कई बार भागकर लौट आया था, अतः वह प्रतीक्षा के भाव से द्वार पर दृष्टि लगाए रहती थी। पर कुब्जा ने कोलाहल के साथ खोज ढूंढ आरंभ की। खोज के क्रम में वह प्रायः जाली का दरवाजा खुलते ही बाहर निकल आती थी और आम, अशोक, कचनार आदि की शाखाओं में नीलकंठ को ढूंढती रहती थी। एक दिन वह आम से उतरी ही थी कि कजली अल्सेशियन कुतिया सामने पड़ गई। स्वभाव के अनुसार उसने कजली पर भी चोंच से प्रहार किया। परिणामतः कजली ने 2 दांत उसकी गर्दन पर लग गए। इस बार उसका कलह, कोलाहल और द्वेष प्रेम भरा जीवन बचाया न जा सका। परंतु इन 3 पक्षियों ने मुझे पक्षी प्रवृत्ति की विभिन्नता का जो परिचय दिया है, वह मेरे लिए विशेष महत्व रखता है। राधा अब प्रतीक्षा में ही दुकेली है। दुकेली यानी कि अकेली नहीं है। राधा अब प्रतीक्षा में ही दुकेली है। आषाढ़ में जब आकाश मेघाच्छन्न हो जाता है, मेघाच्छन्न यानी कि बादलों से भर जाता है। आषाढ़ में जब बारिश होती है और आकाश बादलों से भर जाता है, तब वह कभी ऊंचे झूले पर और कभी अशोक के वृक्ष की डाली पर अपनी केका को तीव्रतर करके नीलकंठ को बुलाती रहती है। बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी? आशा करती हूँ कि आपको नीलकंठ और राधा की ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। साथ ही आपने जो पशु पक्षी हैं उनके व्यवहार के बारे में भी जाना होगा कि वे आपस में कैसा व्यवहार करते हैं, कैसे रहते हैं।
तो बच्चों, ये सुंदर सी कहानी लिखने वाली जो कवयित्री हैं उनका नाम है महादेवी वर्मा। वो बहुत सारी कविताएं भी लिखती रही हैं, साथ ही इन्होंने क्या किया है, बहुत सारे संस्मरण भी लिखे हैं। तो आइए जानते हैं उनके बारे में। महादेवी वर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में 26 मार्च सन 1907 में हुआ था। यह हिंदी की सर्वाधिक प्रतिभावान कवयित्रियों में से एक थी। महादेवी वर्मा हिंदी साहित्य में छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक मानी जाती हैं। आधुनिक हिंदी की सबसे सशक्त कवयित्रियों में से एक होने के कारण उन्हें आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है। तो आपसे कभी पूछेंगे कि आधुनिक मीरा कौन है, तो वे कौन है, महादेवी वर्मा। कवि निराला ने उन्हें हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती भी कहा है। इनकी साहित्य साधना में एक ओर स्वतंत्रता आंदोलन की प्रेरणा है, तो वहीं दूसरी ओर समाज में नारी की वास्तविक स्थिति का चित्रण है। इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार तथा पद्म विभूषण से अलंकृत किया गया था। नीरजा, निहार, दीपशिखा, यामा, अतीत के चलचित्रों आदि इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। तो बच्चों, आपने महादेवी वर्मा के बारे में जाना और उनकी रचनाओं के बारे में भी जाना कि उन्होंने कई सारे कविता संग्रह भी लिखे थे, संस्मरण भी लिखे थे और बहुत सारी कहानियां भी लिखी थी। तो बच्चों, कैसा लगा आपको ये पाठ? आशा करती हूँ कि आपको बहुत पसंद आया होगा और ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और हाँ, अभ्यास जरूर कीजिए।